गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, हमने स्टार्ट किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ सेल साइकिल कंप्लीट करा था। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एम फेज, दैट इज माइटोसिस। ठीक है, तो एम फेज यहाँ पे क्या है पुत्र? इट इज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस। वैसे तो एम फेज हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, माइटोसिस के लिए भी और मियोसिस के लिए भी। ठीक है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक एम फेज आपकी एनसीईआरटी में पिछले पेज पे हमने किया था, एम फेज मतलब माइटोसिस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। मतलब एक सेल साइकिल में, सेल साइकिल याद है ना आपको अब? ठीक है, सेल साइकिल मतलब कोई एक सेल है, ठीक है, वो डिवाइड करके कितने बन रहा है? डिवाइड करके 2 बन रहा है। ठीक है, तो एक सेल ने पहले अपने आप को प्रिपेयर किया डिवीजन के लिए, जो एक फेज बन के आई थी, दैट इज इंटरफेज। इंटरफेज में फर्दर हमने सब फेजेस करी थी, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं अब M फेज के ऊपर। तो इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। ड्रामेटिक पीरियड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रामेटिक पीरियड का मतलब हुआ कि भाई सेल साइकिल में सेल सबसे ज्यादा ड्रामे कहाँ पे करता है? इन एम फेज। ठीक है, बड़ी सारी चेंजेस आएंगी, सबसे ज्यादा ड्रामा क्रिएट करेगा एक सेल ओनली इन द एम फेज। ठीक है, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, और उसमें मेन चीज क्या होगी? मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। सेल के सारे कंपोनेंट्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, कभी बनेंगे कभी टूटेंगे, कभी बनेंगे कभी टूटेंगे। ठीक है, अपने आप को अरेंज करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें? पेरेंट में और प्रोजेनी सेल में इज द सेम। ठीक है, जैसे मान लो पेरेंटल में क्रोमोसोम नंबर था डिप्लॉइड, प्रोजेनी में भी क्रोमोसोम नंबर कैसा रह गया? डिप्लॉइड। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? सेम है। इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेशनल डिवीजन हम किसको बोलते हैं बेटा? इक्वेशनल डिवीजन हम बोलते हैं माइटोसिस को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना क्रोमोसोम नंबर एक पेरेंट सेल में पड़ा हुआ है, ठीक है, माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास 2 डॉटर सेल बन के आ रहे हैं, उनके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर है 16, है ना, माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद यहां पे भी क्रोमोसोम नंबर कितना रह गया? 16। यहां पे भी कितना रह गया? 16। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। कौन सी डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस में जो न्यूक्लियर डिवीजन है पुत्र, ध्यान दो, माइटोसिस को हमने 2 टाइप में डिवाइड करा था। वन इज कैरियोकाइनेसिस, अनदर इज साइटोकाइनेसिस। कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, है ना। फिर देखो, दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। एंड सर्कल करो, कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। बट किसकी बेटा? ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस आपको यहां पे दिख रही हैं। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। अच्छा, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, फिर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखो, सेल डिवीजन कैसी है? प्रोग्रेसिव प्रोसेस। प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ कि जब एक सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये सारी स्टेजेस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि ये चीज होगी फिर वो रुक गया, फिर ये चीज होगी फिर वो रुक गया। नहीं, कॉन्टिन्यूअसली वो प्रोग्रेस चलती रहती है। एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। और अलग अलग स्टेजेस के बीच में हम क्लियर कट लाइंस नहीं बना सकते हैं। फिर ध्यान दो पुत्र, ये जो हमने चीजें, ध्यान दो बेटा, ये जो हमने चीजें बना के रखी हैं कि प्रोफेज में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, मेटाफेज पे वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, एनाफेज में वो अलग हो जाते हैं, ये हमने अपनी तरफ से
अपनी तरफ से, क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि हाँ भाई इस चीज को हमने पहचानना है, ठीक है, या हमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो हमने उस बेस पे इन स्टेजेस को ऐसे डिवाइड कर रखा है कि ऐसा होता है। अदरवाइज जब हम एक सिंपल माइटोसिस में देख रहे हैं तो वहां पे कोई क्लियर कट लाइन नहीं बनी पड़ी है कि भाई ये वाली, अगर ये वाली प्रोसेस खत्म होगी तो अगली स्टेज ये स्टार्ट हो रही है, ये वाली प्रोसेस खत्म होगी तो अगली स्टेज ये वाली स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये प्रोसेस खत्म होगी तो अगली स्टेज ये स्टार्ट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस आती हैं, कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जल्दी से इनको याद करो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस। शाबाश। ठीक है, होगी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेज। क्लियर बेटा, क्या कर रहे हैं हम? एम फेज कर रहे हैं। एम फेज में हमने स्टार्ट किया विद द कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। न्यूक्लियस डिवीजन में कितनी फेजेस आएंगी? 4 स्टेजेस आएंगी। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो वी विल स्टार्ट विद द प्रोफेज, ठीक है। सबसे पहले अपनी बुक में डायग्राम देखो। प्रोफेज में आपकी बुक में 2 डायग्राम्स बनी पड़ी हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की डायग्राम मस्ट है बेटा, आपने वही करनी है, ठीक है। दिस इज द अर्ली प्रोफेज और ये आपको नजर आ रही है, इट इज लेट प्रोफेज, है ना। देखो ये पूरा एक कंप्लीट सेल है, ठीक है। ये सेल कौन सा होगा? ये भी एनिमल सेल ही आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बाहर किस तरह की सेल वॉल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन सिर्फ ये आपको नजर आ रहा है, साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस भी सेंटर में पड़ा हुआ है, उससे भी हमें पता चल रहा है कि ये एनिमल सेल होगा। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये क्या पड़ी हुई है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेल्प बोल देते हैं। न्यूक्लियर एनवेल्प, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर एनवेल्प है, इस एनवेल्प में देखो आपको बीच में पोर भी दिख रहे हैं, न्यूक्लियर पोर, ठीक है, क्लियर। और अंदर क्या नजर आ रहा है? जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा है। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें बनना शुरू हो गए हैं, यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। पहले इंटरफेज में ये कैसे पड़ा हुआ था? ये क्वाइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ था, इस तरह से, ठीक है, पूरा ऐसे था क्वाइल्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब धीरे धीरे वो क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज होना शुरू हुआ इन अर्ली प्रोफेज। और लेट प्रोफेज में आपको क्या दिख रहा है? ये जो न्यूक्लियर एनवेल्प है, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, देखो टूटता हुआ नजर आ रहा है ना, डिसअपियर हो रहा है। जब तक ये खत्म होगी, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आना शुरू हो गया है, ठीक है। और क्रोमोसोम में हमें दिख रहा है कि हर एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड्स हैं? देखो 2 क्रोमेटिड्स हमें नजर आ रहे हैं, है ना। ये 1 क्रोमेटिड, ये 2 क्रोमेटिड, ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड ऑफ 1 क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर। पहले डायग्राम अच्छी तरह से देख लो, सारा क्लियर ना। अब हम रीडिंग ले रहे हैं, देखो प्रोफेज। प्रोफेज, प्रो मतलब पहले, जो सबसे पहले हो रही है। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द SNG2। हमें पता है इससे पहले क्या था? इंटरफेज चल रही थी। इंटरफेज में पहले क्या आई थी? G1, G1 के बाद क्या आई? S, और S के बाद क्या आई? G2, ठीक है। फेजेस ऑफ इंटरफेज कौन कौन सी? S and G2। इन S and G2 फेजेस न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कहां बना था? S फेज में देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो उसकी बात हो रही है। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब अलग नहीं है, ठीक है। कैसा था? बट इंटरवेन्ड। कैसे? देखो ध्यान दो, है ना, ये न्यूक्लियस था भाई, है ना। न्यूक्लियस के अंदर पहले ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था। एस फेज में क्या हुआ? देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो इस तरह से और डीएनए इस तरह से बन गया, ठीक है। एक मैंने ब्लैक बना दिया, एक रेड बना दिया, पता चल रहा है ना। तो ये रेप्लिकेटेड डीएनए है।
है ना, तो ये अलग थोड़ी ना, इट इज नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है, बट इंटरवेन्ड, इंटरवेन्ड का मतलब हुआ साथ ही है भाई, इसके साथ ही है, ठीक है। अच्छा, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो प्रोफेज को हम कैसे पहचानेंगे? इट इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ, मतलब स्टार्टिंग होगी किसकी? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। पहले जो क्रोमोसोम मटेरियल पूरे न्यूक्लियस में ऐसे फैला हुआ था, अब धीरे धीरे वो कंडेंस होके किसकी फॉर्म में आना शुरू हो गया? क्रोमोसोम की फॉर्म में इस तरह से आना शुरू हो गया, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड, ये वर्ड भी आपने याद रखना है। अनटेंगल्ड मतलब पहले जो उलझा पड़ा था ना, अब धीरे धीरे वो सीधा होने लग पड़ा, ठीक है, सुलझने लग पड़ा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, मतलब प्रोफेज को हम कैसे पहचानेंगे? देयर इज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। दो वर्ड साथ में आपने याद रखने हैं, वन इंटरवेन्ड मतलब साथ ही पड़ा हुआ है, दूसरा अनटेंगल्ड, पहले जो ऐसे था ना, बहुत खिचड़ी पक्की पड़ी थी यहाँ पे, उसको अब हमने सीधे करना है जेनेटिक मटेरियल को। द सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम, पहले तो सेंट्रोजोम आपको पता होना चाहिए। एक सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल मैंने बना दिया, ठीक है, सेंट्रियोल, और अब आ गया दूसरा सेंट्रियोल, राइट एंगल पे एक दूसरे के पड़े होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल कभी भी अकेला नहीं रहता, इसके साथ एक और सेंट्रियोल पड़ा होता है और आसपास ऐसे प्रोटीनिशियस मैट्रिक्स होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? सेंट्रोजोम बोल देंगे, सेंट्रोजोम, ठीक है। अच्छा, तो देखो सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन, अच्छा इसकी भी डुप्लीकेशन हुई थी, हमने सेल साइकिल पढ़ा था, ठीक है। ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज, इंटरफेज की एक पर्टिकुलर फेज थी, दैट इज एस फेज, वहां पे सिर्फ एनिमल्स के अंदर क्या हुआ था? सेंट्रोजोम की डुप्लीकेशन हो गई थी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नाउ इट बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, तो वो कहां मूव करना शुरू कर गया? ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर गया। अच्छा, कैसे? अब देखो इसी डायग्राम में अगर मैं शो करूं, ठीक है, कि यहाँ पे भाई ये सेंट्रोजोम था, पहले ये था ना, ठीक है, अब इसकी डुप्लीकेशन हो गई थी, ये डुप्लीकेशन मैंने कर दी, ठीक है, दो बन गए थे। अब ये ऑपोजिट पोल की तरफ, मतलब एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो ये एक मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, और एक दूसरा ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, दे मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन थस बी मार्क्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स, जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगी हम उसको कैसे पहचानेंगे? पुत्र यहाँ पे एक वर्ड यूज करा हुआ है, मार्क्ड, मार्क्ड मतलब हम उसको पहचानने के लिए ये पॉइंट्स यूज करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं? नंबर वन, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस, क्लियर बेटा, मतलब मेन पॉइंट प्रोफेज का कंडेंसेशन, टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, क्या बनेंगे? माइटोटिक क्रोमोसोम्स बनेंगे। एंड क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी मतलब दिखना शुरू हो जाएंगे हमें, कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, ठीक है, इस तरह से सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर के आसपास ऐसे हमें दो क्रोमेटिड्स नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज, इंटरफेज में कौन सी? एस फेज में डुप्लीकेशन होगी, begin to move toward the opposite pole of the cell and each centrosome radiate out, important, very very important, each centrosome radiating out, मतलब ये सेंट्रोजोम है, इसके बाहर ऐसे radiating out microtubules, microtubules are made up of protein tubulin, each centrosome radiating out microtubules called as, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बाहर निकल रही है ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? एस्टर, ये एस्टर बन गया, ठीक है, दिस इज नोन एज एस्टर। द टू एस्टर्स टुगेदर, PYQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, ये आ चुका है एग्जाम में। टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर, एक एस्टर मैंने यहां बना दिया, ठीक है, एक दूसरे पोल की तरफ होगा, तो देखो आपको डायग्राम से शो कर देते हैं। देखो एक एस्टर ये है,
ठीक है, एक एस्टर ये है, 2 एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, 2 एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर, इनको हम क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट, माइटोटिक अपरेटस, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोटिक अपरेटस, ठीक है, दोनों एस्टर्स अलोंग विद द स्पिंडल फाइबर क्या बोला जाएगा, माइटोटिक अपरेटस। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फिर से PYQ, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जैसे ही प्रोफेज खत्म हो जाएगी, हमें एक सेल कैसा दिखेगा, व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो, ना तो सेल में हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे, गोल्जी बॉडीज, ना उस सेल के अंदर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना किसी तरह का न्यूक्लियोलस एंड ना कोई न्यूक्लियर एनवेल्प, ठीक है, कौन कौन से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेल्प, ये हमें दिखना बंद हो जाएंगे, कहां बेटा, माइक्रोस्कोप के नीचे एट द एंड ऑफ प्रोफेज, ठीक है। तो दिस इज द अर्ली प्रोफेज, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए, और यहां पे देखो हमें क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं विद 2 क्रोमेटिड्स, ये 2 क्रोमेटिड्स, ये 2 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड्स एंड 2 क्रोमेटिड्स, क्लियर बेटा, ठीक है, दिख रहे हैं ना, दिस इज अर्ली एंड दिस इज लेट। और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो गया, गोल्जी अपरेटस डिसअपियर हो गया, इसका मतलब अब कौन सी स्टेज स्टार्ट होने वाली है, इट इज मेटाफेज, ठीक है। तो अगली स्टेज का नाम है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, अभी मेटाफेज आई नहीं, ठीक है, अब हम शो कर रहे हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब मेटाफेज की तैयारी है फुल, ठीक है। तो उस तैयारी में देखो क्या क्या हो गया, जो सेंट्रोजोम थे दोनों पोल पे पहुंच गए हैं, ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, है ना, यहां तक आ जाएगा ये। अच्छा, और ये जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम में देखो आपको 2 सेंट्रियोल नजर आ रहे हैं, यहाँ 2 सेंट्रियोल, यहाँ पे भी 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं विच आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसको हमने बोल दिया एक एस्टर, और इसको भी हमने क्या बोल दिया, एस्टर, एस्टर अलोंग विद द स्पिंडल, इनको हमने क्या बोल दिया, माइटोटिक अपरेटस, ठीक है। अच्छा, और इन स्पिंडल पे देखो क्या लग गया है, क्रोमोसोम लग गया है, क्रोमोसोम अटैच हो गए हैं। क्रोमोसोम आपको कैसे नजर आ रहे हैं, 2 क्रोमेटिड के साथ नजर आ रहे हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 क्रोमेटिड, यहाँ पे भी 2 क्रोमेटिड, यहाँ पे भी 2 क्रोमेटिड, यहाँ पे भी 2 क्रोमेटिड। और देखो क्रोमोसोम के दोनों साइड पे आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए मिल रहे हैं, है ना, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर द काइनेटोकोर्स, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, काइनेटोकोर। और क्योंकि इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के साथ क्या अटैच है, स्पिंडल फाइबर अटैच है, देखो स्पिंडल किसके साथ जुड़े हुए हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के साथ जुड़े पड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम और बनाई है, ये देखो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये अंदर क्या नजर आ रहा है आपको, सेंट्रोमियर है बेटा ये, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसके साथ क्या जुड़ा पड़ा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके साथ भी क्या जुड़े पड़े हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो देखो अब नेक्स्ट स्टेज आते हैं बेटा, मेटाफेज, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेल्प, याद रखनी है लाइन, जैसे ही पूरी तरह से खत्म हो गया, क्या खत्म हुआ, न्यूक्लियर एनवेल्प, मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, ये लाइन याद रखनी है हमेशा एग्जाम के लिए। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि सेकेंड फेज स्टार्ट होने लगी है, कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा न्यूक्लियर एनवेल्प के डिसअपियर होने पे, जैसे ही वो डिसअपियर हो गया, देखो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा ना, डिसअपियर हो गया, इसका मतलब अगली स्टेज अब आने वाली है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, है ना। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, क्रोमोसोम नाउ, क्रोमोसोम बन चुके हैं, आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, देखो पूरे साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम फैल गए हैं, ये देखो सारे साइटोप्लाज्म में हमें दिख रहे हैं, 4 क्रोमोसोम इन्होंने दिखाए हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैल गए हैं। अच्छा, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई थी प्रोफेज में, ठीक है, बट वो कंडेंसेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, है ना,
वो कंडेंसेशन क्रोमोसोम की कंप्लीट हुई बेटा, किसमें कंप्लीट होगी? ओनली इन द मेटाफेज। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड and they can be observed clearly under the microscope, और इन क्रोमोसोम्स को इजिली माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख सकते हैं क्योंकि कंडेंसेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, क्योंकि इससे क्वेश्चन निकल के आता है जो PYQ है। देखो, दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ जाता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम हम कौन सी स्टेज में स्टडी कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, क्रोमोसोम हमने गिनने हैं, पूरी तरह से देखने हैं, तो कंप्लीट कंडेंसेशन के बाद ही हमें वो दिखेंगे, तो वो हमें किस में दिखेंगे? मेटाफेज में दिखेंगे। तो इट इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। At this stage, metaphase chromosome is made up of, देखो जरा, ऐसे क्रोमोसोम है, ठीक है। It is made up of two sister chromatids. Sister chromatids समझो आप, है ना? क्या है सिस्टर क्रोमेटिड? बेटा ये वन क्रोमेटिड ये है, और ये दूसरी क्रोमेटिड है ना, दो क्रोमेटिड है इसके पास, ठीक है। इस बेस पे हम इसको डबल स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं, मतलब ये पूरी वन क्रोमेटिड, ये पूरी दूसरी क्रोमेटिड, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम की क्रोमेटिड हैं, तो इन क्रोमेटिड को आपस में हम क्या बोल देंगे? दीज आर सिस्टर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको? सिस्टर्स। तो दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इट इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। किसने? सेंट्रोमियर, विच इज हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, दिख रहा है ना बीच में एक गोलाइट है, सेंट्रोमियर। Small disc-shaped structures at the surface of the centromere are called as kinetochore. Kinetochore के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। देखो, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर के पास, ये सेंट्रोमियर है ना, इसके आसपास ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इट इज काइनेटोकोर। These structure serve as the site of attachment, फिर PYQ, इनका काम क्या है? साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, देख सकते हो आप डायग्राम में, यहां पे मैंने आपको शो करा। काइनेटोकोर क्या जुड़े पड़े हैं इनके साथ? स्पिंडल फाइबर। तो दीज आर द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम्स, किसके साथ? क्रोमोसोम के साथ, दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, क्योंकि ये पहले कहाँ है? पूरे साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, अब इनको इन्होंने मूव करवा के कहाँ पे लेके आना है? सेंटर ऑफ द सेल में लेके आना है। किसकी हेल्प से लेके आएंगे? काइनेटोकोर किसके साथ जुड़े पड़े हैं? दीज आर अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर, जिनकी वजह से सारे क्रोमोसोम अब कहाँ आने हैं? एक इक्वेटर पे आने हैं। तो ये लाइन फिर से देखो, क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन, कहाँ चले जाएंगे? एट द सेंटर, मतलब इक्वेटर पे ऑफ द सेल। Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator. ये मेन पॉइंट है मेटाफेज का। lie at the equator, सेंटर में आ गया है, with one chromatid of each chromosome connected by one chromatid of each chromosome, ये one chromatid of each chromosome connected by kinetochore, ठीक है। kinetochore के साथ कहाँ जा रही है? connected by one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole. बहुत इंपॉर्टेंट, kinetochore ये देखो, one chromatid, kinetochore एक साइड का स्पिंडल, ये दूसरी क्रोमेटिड, kinetochore दूसरे साइड का स्पिंडल, मतलब एक तरफ से एक पोल के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से दूसरे पोल के साथ जुड़ा हुआ है। किसने जोड़ा? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स ने जोड़ा, ठीक है। अच्छा, एंड its sister chromatid connected by its kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole. The plane of alignment of chromosome at the metaphase is referred to as the metaphase plate. ये जो plane of alignment, मतलब सारे क्रोमोसोम एक लाइन, सीधी लाइन में आ गए हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे कि भाई क्या बन गया है? एक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर बन गया है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे? मेटाफेज प्लेट। द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज क्या क्या होंगे?
स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। क्लियर? काइनेटोकोर्स के साथ क्या जुड़े हुए हैं? स्पिंडल फाइबर्स जुड़े पड़े हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन along मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर। कौन उनको मेटाफेज प्लेट पे लेके आ रहा है? स्पिंडल फाइबर लेके आ रहा है। मेटाफेज प्लेट पे भी स्पिंडल फाइबर लेके आएगा। जब इन्होंने पोल्स की तरफ जाना है तो वो भी कौन लेके जाएगा? स्पिंडल फाइबर। इस बार 2025 में ये क्वेश्चन आया था कि जब एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, इट मूव्स टुवर्ड द ऑपोजिट पोल, तो ऑपोजिट पोल की तरफ उसको कौन खींच के लेके जा रहा है? वो लेके जा रहा है बेटा स्पिंडल फाइबर। ठीक है, क्रोमोसोम को, डॉटर क्रोमोसोम को। अच्छा, स्पिंडल फाइबर एट बोथ पोल। क्लियर? ठीक है, दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर के साथ ये जुड़े पड़े हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये आपकी डायग्राम बनी पड़ी थी ऑफ मेटाफेज। बहुत क्लियर डायग्राम है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। फिर एस्टर, ये भी क्या है? एस्टर। दीज आर द स्पिंडल। सबको मिला के हमने क्या बोल दिया? माइटोटिक अपरेटस। और ये बन रही है मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, जिसमें आपको सारे क्रोमोसोम दिख रहे हैं एट इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे दिख रहे हैं। और देखो यहाँ पे हम इस क्रोमोसोम में क्लियरली देख पा रहे हैं कि दीज आर द काइनेटोकोर्स। और काइनेटोकोर्स में एक काइनेटोकोर किसको जोड़ रही है? देखो कहाँ से आ रही है? ये वाले स्पिंडल इसको पकड़ रहे हैं। ठीक है, और ये वाले स्पिंडल ने इसको पकड़ा हुआ है। मतलब एक पोल से ये वाले और दूसरे पोल से ये वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एनाफेज। एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम है ना बेटा, ये पूरा डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है। अब इनके दोनों क्रोमेटिड्स ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक क्रोमेटिड पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, एक क्रोमेटिड पूरे का पूरा उधर चला जाएगा। बट हम क्रोमेटिड नहीं, अब इनको हम क्या बोलेंगे? डॉटर क्रोमोसोम। पहले ये टूटेगा। अभी तक ये क्या है? कंप्लीट क्रोमोसोम है, जिसके आपको दो क्रोमेटिड्स नजर आ रहे हैं। जब ये टूट जाएगा बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो एक क्रोमोसोम पूरा उधर चला जाएगा, मतलब डॉटर क्रोमोसोम, और एक डॉटर क्रोमोसोम इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज की डायग्राम देखो। वही क्रोमोसोम जब स्प्लिट हुआ तो वो स्प्लिट होके कहाँ चला गया? पोल्स की तरफ चला गया। तो देखो सेंट्रोजोम यहाँ पे भी पड़ा है, सेंट्रोजोम यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी माइक्रोटिब्यूल्स हैं, मतलब एस्टर्स, यहाँ पे भी माइक्रोटिब्यूल्स, एस्टर्स। और देखो ये आपको नजर आ रहे हैं स्पिंडल। स्पिंडल ने इनको खींच लिया। ठीक है, कैसे? पहले कैसे थे ये? सेंट्रोमियर से दोनों अटैच थे, जुड़े पड़े थे दोनों क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमेटिड अलग हो गए। पुत्र एक क्रोमेटिड पूरे का पूरा उधर चला गया, एक क्रोमेटिड पूरे का पूरा इधर चला गया। ठीक है, क्लियर? तो देखो एनाफेज। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously। हर क्रोमोसोम जो मेटाफेज प्लेट पे लगा हुआ है साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे। जैसे ये 4 क्रोमोसोम हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो चारों के चारों क्रोमोसोम सेम टाइम पे स्प्लिट होंगे। उनका सेंट्रोमियर सबका सेम टाइम पे स्प्लिट होगा। ठीक है, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatids, डॉटर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब हम इनको क्या बोल देंगे? डॉटर क्रोमोसोम। ध्यान दो, मतलब एक डबल स्टैंडर्ड को भी हम क्रोमोसोम ही बोलेंगे, और एक सिंगल क्रोमेटिड के साथ जो पड़ा हुआ है दैट इज ऑल्सो नॉन एज क्रोमोसोम। ठीक है, बट ये कौन सा है? डॉटर क्रोमोसोम। क्लियर? ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, आने वाले टाइम में इससे क्या बनेगा? न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2 सेल बनने जा रहे हैं ना अब। बिगिन दियर माइग्रेशन टुवार्ड्स द टू ऑपोजिट पोल, उन्होंने जाना शुरू कर दिया किसकी तरफ? ऑपोजिट पोल की तरफ। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवार्ड्स द पोल। इंपॉर्टेंट लाइन फिर से, centromere of each chromosome remain directed toward the pole and hence at the leading edge with arm of centrosome trailing behind। देखो समझो, मतलब जब ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगे, तो उन डॉटर क्रोमोसोम में आगे आगे कौन जाएगा? सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है। आगे आगे कौन जाएगा? सेंट्रोमियर। ठीक है, और पीछे पीछे कौन है? टेल्स। ठीक है, इनकी टेल्स पीछे पीछे आ रही हैं, ये टेल्स पीछे पीछे आ रही हैं। आगे आगे कौन जा रहा है? सेंट्रोमियर। ये देखो सेंट्रोमियर,
और पीछे क्या जा रही हैं, टेल्स। क्लियर? ठीक है, मतलब आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं वो पीछे पीछे आ रही हैं, तो ये सेंट्रोमियर और ये पीछे पीछे उसकी आर्म्स है। ठीक है, दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे इसको हम शो करेंगे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर 1 सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, एंड क्रोमेटिड सेपरेट, और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्रोमेटिड मूव टू द ऑपोजिट पोल, और ये क्रोमेटिड कहां जा रही है, ऑपोजिट पोल की तरफ जा रही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं टीलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ, अब देखो टीलोफेज में क्या होगा, यहां पे एक देखो डिप्रेशन बनना शुरू हो गया, मतलब अब साइटोकाइनेसिस भी साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। टीलोफेज में स्टार्ट हुई, ध्यान देना है, पहले हमने ये डिप्रेशन नहीं बनाया था, ठीक है, अब यहां पे बना दिया, मतलब यहां पे शुरू होगी। ठीक है, अब देखो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट हो गया है, यहां पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है ना। टीलोफेज बिल्कुल ऑपोजिट होगी प्रोफेज के, इसका मतलब न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो रहा होगा। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस जो पहले डिजनरेट हो गए थे, खत्म हो गए थे, ठीक है, अब वो फिर से रीअपियर हो रहे होंगे, है ना, डिसअपियर हो गए थे। ये सेंट्रोसोम वहीं पे पड़े हुए हैं। ठीक है, और अब अंदर क्या पड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे भी बन गई, अंदर सारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। पहले जेनेटिक मटेरियल फिलहाल किसकी फॉर्म में था, क्रोमोसोम की फॉर्म में था, बट यहाँ पे वो हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं नजर आ रहा, मतलब इन क्रोमोसोम ने अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर दी इन टीलोफेज। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में आगे होंगे, फिर से थ्रेड की फॉर्म में आगे होंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में दोबारा से आगे होंगे। ठीक है, तो देखो एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम जो कहां पहुंच गए हैं, पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं, दे डीकंडेंस, कंडेंसेशन नहीं हो रही, अब डीकंडेंस मतलब अब धीरे धीरे वो क्रोमोसोम फाइबर की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे, एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा एग्जाम में आपको आ सकता है, लूज देयर इंडिविजुअलिटी। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम, अकेला अकेला क्रोमोसोम अब हमें नहीं दिखेगा, एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कोलेक्ट एट द ईच सेट, सेट मतलब ये पूरे का पूरा सेट, ये भी पूरे का पूरा सेट, दो सेट बन गए, एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया, तो ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। ठीक है, दोनों पोल्स की तरफ, ये देखो दोनों सेट, एक सेट पूरा यहाँ पे डीकंडेंस हो गया, एक सेट यहाँ पे डीकंडेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। एट ईच पोल, दिस इज द स्टेज दिस विच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल, ऑपोजिट पोल पे क्रोमोसोम क्लस्टर इकट्ठे हो गए, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग एलिमेंट की फॉर्म में वो हमें नहीं नजर आ रहे, अब वो सारा जेनेटिक मटेरियल फिर इकट्ठा हो गया। न्यूक्लियर एनवेल्प डिवेल्प अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग, कितने न्यूक्लियस बन गए, दो डॉटर न्यूक्लियस बन गए एक ही सेल के अंदर। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म। ठीक है, याद रखने के लिए हम सीधा ही लिख सकते हैं ऑपोजिट टू प्रोफेज, ऑपोजिट टू प्रोफेज। ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये होगी कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस। अब क्या होगा, कुछ नहीं, ये जो साइटोप्लाज्म में इधर एक फरो बनना शुरू हुआ था ना, अब ये कंप्लीट होगा यहाँ तक, और ये दोनों सेल्स टूट जाएंगे। जब सेल टूट जाएंगे तो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे देखो हमें 2 डॉटर सेल मिल गए, क्लियर, 2 डॉटर सेल नजर आ रहे हैं, इंटरफेस तक पहुंच गए हैं। और ठीक है, ये भी ध्यान देना है ना, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है अब क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं नजर आ रहा आपको, किसकी फॉर्म में पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में पड़ा हुआ है। ये सेंट्रोसोम वैसे ही दिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स थोड़े थोड़े हैं अब, ठीक है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, यहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स थोड़े थोड़े हैं, और अंदर सारा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली बन चुकी है, विद द न्यूक्लियर पोर भी नजर आ रहे हैं, देखो। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome,
माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, मतलब जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है सिर्फ उनकी सेग्रीगेशन नहीं होगी इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम समझ आया? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मतलब जो जेनेटिक मटेरियल था वो पहले ऐसे था, ठीक है, कल मैंने आपको समझाया था सेल साइकिल वाली वीडियो में ना, और यहाँ पे अब ये कैसा बन गया, डबल स्टैंडर्ड मतलब डुप्लीकेटेड। ठीक है, तो इट नॉट ओनली सेग्रीगेट डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियस, कहाँ चले गए वो, डॉटर न्यूक्लियस में चले गए, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, बट द सेल इटसेल्फ इज आल्सो डिवाइडेड इनटू, सेल भी डिवाइड करेगा इनटू टू डॉटर सेल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। तो जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होती हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सेल डिवाइड हो गया है, नहीं, सेल डिवीजन कब कंप्लीट होगी, आफ्टर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा आगे नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इन एन एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, एनिमल सेल के अंदर दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो कैसे, ये एक सेल के अंदर इस तरह से फरो बनना शुरू हो जाता है, ये जो हमें डायग्राम शो करी हुई है ना, ये एनिमल की ही है, तो ऐसे एक फरो बनना शुरू हो गया था। ये फरो बना, कहाँ बना बेटा, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें अंदर की तरफ एक डिप्रेशन बन रहा है, ये वाला डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज फरो। ठीक है, द फरो ग्रेजुअली डीपन्स, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो डीप होता जाएगा। ठीक है, आगे से आगे, पहले इतना है फिर आगे से आगे डीप होके ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इट ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, और सेल का साइटोप्लाज्म दो पार्ट में टूट जाएगा। प्लांट सेल हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। अब आते हैं प्लांट सेल की तरफ। प्लांट सेल में क्या होगा, आर एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल, अंडरलाइन करो, इनएक्सटेंसिबल मतलब जो एक्सटेंड नहीं हो पाती है सेल वॉल, तो उसमें तो फरो नहीं बनेगा। ठीक है, प्लांट सेल में ऐसे होगा, बाहर सेल वॉल और अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सटेंड हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है, श्रिंक हो सकती है, बट सेल वॉल में ऐसा नहीं होगा बिकॉज इट इज इनएक्सटेंसिबल। क्लियर? ठीक है, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो उनमें भी साइटोकाइनेसिस होगी बट अलग मैकेनिज्म होगा। कैसे? इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर। सेंटर में वॉल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, यहां पे वॉल फॉर्मेशन होगी, मैं समझाती हूँ दोबारा कैसे डिटेल में। ठीक है, स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड। यहाँ पे वॉल बनना शुरू होगी और फिर ये बाहर की तरफ ग्रो करेगी। देखो यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे वॉल है ना, ये बाहर की तरफ ऐसे जाएगी, ग्रो करेगी, बाहर की तरफ ग्रो करेगी, तभी इसी पॉइंट को टच कर पाएगी। ठीक है, ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। ठीक है, ये जो लेटरल वॉल है इनको टच करने के लिए ये बाहर की तरफ ऐसे ग्रो करेगी, यहाँ पे भी बाहर की तरफ ग्रो करेगी। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द, और ये जो नई सेल वॉल बनी अंदर, ठीक है, ये कैसे बनी, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड एज सेल प्लेट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रीकर्सर बनता है, मतलब जो चीज बनती है सबसे पहले, उसका नाम है सेल प्लेट। तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस होगी बाय सेल प्लेट मेथड दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला, और ये सेल प्लेट एक्चुअल में क्या है, मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter cell. ये तो understood है ना, ये distribute हो रहे हैं। In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis. कुछ ऐसे भी organism होते हैं जिनमें karyokinesis तो होती है, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन तो होती है, बट साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एक ही सेल के अंदर ज्यादा न्यूक्लियस बनते रहेंगे, उसको हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन arises leading to formation of syncytium। इंपॉर्टेंट है, syncytium का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मोर न्यूक्लियस, एक ही सेल के अंदर ज्यादा न्यूक्लियस, इसको हम बोलेंगे
सिंसीशियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का नाम है, ठीक है। एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, मतलब जो नारियल पानी हम पीते हैं लिक्विड, दैट इज अ टाइप ऑफ क्या है, एंडोस्पर्म है बेटा, और वो सारा क्या है, वो सारे न्यूक्लियस है, ठीक है। कौन सा एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऐसे हम लिख सकते हैं, इट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो पहले आप साइटोकाइनेसिस समझो, दोनों में थोड़ी थोड़ी डिटेल, ठीक है, ताकि इजीली आपको पता चल जाए। एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, देखो एनिमल्स के अंदर सबसे पहले एक सेल है, ठीक है, इस तरह से सेल है। सेल के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ना, ठीक है, न्यूक्लियस तो 2 बन चुके हैं पहले ही। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ ऐसे फरो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो फरो कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे था पहले ये सेल, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से नीचे कुछ माइक्रोफिलामेंट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं ऐसे रिंग की फॉर्म में, मतलब ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसे अराउंड नीचे एक इक्वेटर पे सिर्फ, ठीक है, रिंग की फॉर्म में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे नीचे ये सारे माइक्रोफाइब्रिल्स ऐसे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचने लगते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ एक्टिन, ठीक है, एक्टिन के बने होते हैं, और ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे, और धीरे धीरे पहले फरो बनेगा, फिर ये दोनों इकट्ठे होते जाएंगे पॉइंट्स, धीरे धीरे इकट्ठे जब यहाँ पे होंगे तो सेल पूरी तरह से ऐसे डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये तो था इन एनिमल्स। प्लांट में कैसे होगा, प्लांट में ये पड़ी है इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल और अंदर पड़ी है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसमें कैसे होगी, बाय द सेल प्लेट मेथड, ठीक है, उसमें फरो बन रहा था, इसमें सेल प्लेट मेथड। तो सेल प्लेट कैसे बनेगी, यहाँ पे जो स्पिंडल हैं वो सारे यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं मिडल में, ठीक है, और उनके साथ साथ जो गोल्जी अपरेटस होते हैं उनसे वेसिकल्स रिलीज होके वो भी सारे यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं मिडल में, ठीक है। फिर ये वेसिकल्स टूट जाएंगे, फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इनकी जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन बीच में इस तरह से एक मेम्ब्रेन बना देगी, मतलब एक लेयर बना देगी, उस लेयर को हम क्या बोल देंगे, मिडल लैमेला या फिर सेल प्लेट, ठीक है। पहले ऐसे एक पतली सी लेयर बनती है, उसके ऊपर डेपोजिशन आना शुरू हो जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की, और हमें पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट क्या बनाता है, मिडल लैमेला बनाता है। तो इस तरह से ये बन गया एक मिडल लैमेला, ठीक है। फिर आगे से आगे और वेसिकल्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है, जो लेटरली इसको ग्रो करने में हेल्प करेंगे और यहाँ तक पहुंचाएंगे, ठीक है, और वेसिकल्स जुड़ते जा रहे हैं और ये वॉल कंप्लीट होती जा रही है। इस तरह से ये सेल प्लेट बनती रहती है इन प्लांट सेल। तो दिस इज द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड दिस इज द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये भी इसके साथ ही क्या इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की, इजी है बट बहुत। माइटोसिस, और इसको हमने क्या बोल दिया था, इक्वेशनल डिवीजन। इट इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल, मैंने आपको बोला था ये याद ही कर लो, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल ओनली, ठीक है, क्लियर। आगे, हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स, सोशल इंसेक्ट्स में हम एग्जांपल ले लेंगे बी का, ठीक है, बी का, है ना, हनी बी का एग्जांपल ले रहे हैं। हैप्लॉइड सेल्स कैन आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, तो सिर्फ ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। किसकी बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है बेटा, ठीक है, एनिमल्स में। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैसे, आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट्स, ठीक है। अब देखो, हमने एक एग्जांपल लिया दैट इज हनी बी, है ना। हनी बी में भी बेटा 2 तरह के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, मेल हनी बी भी बनता है और फीमेल हनी बी भी होता है, ठीक है। तो जो मेल हनी बी है, मेल हनी बी, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है, हमेशा इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, और पुत्र इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16, जबकि फीमेल हनी बी जो है, फीमेल हनी बी इट इज डिप्लॉइड इन नेचर 2n, और इसमें क्रोमोसोम नंबर है 32, ठीक है। अब मान लो इन दोनों के अंदर गैमेट्स बनने हैं,
तो इसमें तो गैमेट बनने के लिए सीधी कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस, है ना। और गैमेट्स बनेंगे 16 क्रोमोसोम के साथ, 16 क्रोमोसोम के साथ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि ये तो पहले से ही हैप्लॉइड है तो मियोसिस नहीं हो सकती है, तो इसमें गैमेट जो बनते हैं स्पर्म, ठीक है, बनेंगे 16 क्रोमोसोम के साथ ही, बट कैसे बनेंगे, बाई माइटोसिस, ठीक है। तो एक्चुअल में इसकी बात हो रही है, ठीक है। मतलब मेल हनी बी में जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनने के लिए कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस डिवीजन होती है, ठीक है, क्लियर। फिर देखो, फिर ये 16 और ये 16 मतलब स्पर्म और ओवम आपस में मिलके फिर क्या बना देंगे, 32 क्रोमोसोम। 32 क्रोमोसोम वाला जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या बनेगा, फीमेल हनी बी, ठीक है। अब आप बोलोगे मेल कैसे बनते हैं, फिर ये जो फीमेल है, फीमेल में 16 नंबर वाला जो एग है उनसे सीधा ही डायरेक्टली फ्रॉम द एग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल हनी बी, ठीक है। तो सीधा एग से जब मेल हनी बी बन गए ना, दिस इज नॉन एज पार्थिनोजेनेसिस। इसको हमने क्या बोल दिया, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। ये आपने +2 में पढ़नी है टर्म, पार्थिनोजेनेसिस, क्लियर। अच्छा आगे आओ। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशनल डिवीजन भी बोल दिया, क्रोमोसोम नंबर सेम है, और जब माइटोसिस होती है तो जेनेटिक मटेरियल भी सेम ही रहता है, वो नहीं बदलता, ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही ना बेटा, है ना। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस, तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ कैसे ग्रो करते हैं, माइटोसिस से ही ग्रो करते हैं। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ जैसे जैसे होगी ना बेटा, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो गड़बड़ा जाएगी। देखो जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। अब पहले जितना सेल था, जितना न्यूक्लियस उसके अंदर पड़ा हुआ था, अब न्यूक्लियस कहीं ज्यादा उससे बड़ा है, ठीक है, तो उसको डिवाइड होना ही पड़ेगा। इट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसको मेंटेन करने के लिए इसको डिवाइड होना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से ऑब्जेक्टिव के लिए, टू मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। ये हमें पता है माइटोसिस किस काम आती है, सेल रिपेयर करने में। कल हमने अभी पढ़ा था कि हाथ कट गया, सेल्स की रिपेयरिंग होनी है, कौन करवाएगा, माइटोसिस। द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, जैसे मान लो हमारी स्किन है ना, उसकी लेयर जो है वो जैसे जैसे उतरती है, कभी कभी हम देखते हैं कुछ पर्टिकुलर सीजन में हमारी स्किन उतरती रहती है, तो वो भी क्या है, वहां पे भी क्या हो रही है, रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल बाय द माइटोसिस। सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो खाली ट्यूब है जिसको हम गट कहते हैं, ठीक है, उसकी जो कवरिंग है बेटा, लाइनिंग है, वहां पे भी क्योंकि कितनी अलग अलग तरह का फूड हम खा रहे हैं, तो वो लेयर को भी दोबारा सेल्स अच्छी तरह से रिप्लेस करके नए सेल्स चाहिए होते हैं, तो वो लाइनिंग किसकी हेल्प से आगे ग्रो करेगी, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ब्लड सेल्स जैसे आरबीसीज आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, क्योंकि हमें पता है इनका जो लाइफ साइकिल है ब्लड सेल्स का वो कुछ पर्टिकुलर डेज ही होगा। जैसे आरबीसीज में सिर्फ 120 दिन उनका लाइफ साइकिल है, ठीक है, तो वो भी रिप्लेस होते जाएंगे। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब ये प्लांट्स की बात हो रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट में प्रेजेंट होते हैं जिनके पास पावर ऑफ डिवीजन होती है, ठीक है। तो माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज द कहां पे होंगे प्लांट में, एपेक्स पे, एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल कैम्बियम। लेटरल जैसे मान लो प्लांट में हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो यहाँ एपेक्स पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल साइड पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको हम बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। दीज आर मोस्टली द कैम्बियम। कैम्बियम भी एक तरह से डिवाइडिंग सेल्स ही है। रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ, तो एक प्लांट कॉन्टिन्यूअसली अपने लाइफ टाइम में ग्रो करता ही रहेगा। किसकी हेल्प से ग्रो करेगा, with the help of meristematic cells which are present on the apex. apex shoot में भी हो सकता है और root में भी हो सकता है, तो इसको हम root apical meristem बोल सकते हैं, shoot apical meristem बोल सकते हैं, and also in the lateral cambium, ठीक है। So this is mitosis complete. कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा। Okay, thank you.